अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में अगर आप नोट करें कि अच्छा, ये कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में सी टेस्ट जिसको हम कहते हैं इन शॉर्ट में, इसमें अगर आप नोट करें कि टोटल स्ट्रेस जो है जनरल फार्मूला है कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पोर वाटर प्रेशर प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो इसमें जब हम कंसोलिडेशन अलाउ करते हैं होना, तो आपको पता है कि कंसोलिडेशन इज इक्वल्स टू द रिमूवल ऑफ द वाटर वॉइड्स। तो उसमें हम अगर आपको एग्जांपल याद करें वो पिस्टन वाला, जिसमें हमने पिस्टन में नीचे जो हमने कंटेनर स्टार्ट में एग्जांपल दिया था कि कंटेनर होता है, कंटेनर के नीचे उसमें वो होता है क्या कहते हैं एक हमने ओपनिंग दी होती है। तो इसमें अगर आप ऐसी मतलब आप सोचें इसमें कोई पैसेज दिया हुआ है फॉर वाटर टू सीप आउट, तो उसमें जब हम ड्रेनेज अलाउ करेंगे तो पोर वाटर प्रेशर विल डिक्रीज एंड विल बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि वो बिल्टअप ही नहीं होगा। तो इसमें अगर आप नोट करें कि स्टेप जो पहला हम करेंगे, पहले हम जो है ना कन्फाइनिंग स्ट्रेस डालेंगे, जिसमें वी सी इज इक्वल्स टू वर्टिकल कन्फाइनिंग स्ट्रेस और एच इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल ना। तो हॉरिजॉन्टल कन्फाइनिंग स्ट्रेस दोनों साइड पे जो हम स्ट्रेसेस वाटर के थ्रू जो हमने पोर्स के थ्रू ड्राई जो अपरेटस है उसके थ्रू हम जब कन्फाइनिंग प्रेशर डालते हैं, तो हम ये नोट करेंगे कि पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ड्रेनेज हो रही है और पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा। तो जब ड्रेनेज ज़ीरो होगी, तो जब ड्रेनेज होगी और पोर वाटर प्रेशर इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो इसका ये मतलब है कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू अफेक्टिव स्ट्रेस, मतलब कि सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा प्राइम। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सिग्मा प्राइम वी सी है इज इक्वल्स टू टोटल सिग्मा वी सी और सिग्मा प्राइम एच सी इज इक्वल्स टू सिग्मा एच सी, मतलब कि टोटल और इफेक्टिव दोनों सेम है। अच्छा, इसमें आप ये नोट करें कि जो कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस है वो जैसे हमने पढ़ा था कि विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा थ्री। तो बेसिकली जो सी है इसका मतलब सिग्मा थ्री है ना। तो हमने फर्स्ट में जो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है सॉइल पार्टिकल पे, वो सिग्मा थ्री की वजह से, क्योंकि सिर्फ इसमें कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस लग रहे हैं, और विच इज़ इक्वल टू सिग्मा थ्री। अब हम पढ़ेंगे स्टेप टू। स्टेप टू है ड्यूरिंग एक्सियल स्ट्रेस इंक्रीज। अब इसमें ये मतलब है कोई सॉइल पार्टिकल पहले उसमें सिर्फ कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस लग रहे थे अंदर ही वाटर के थ्रू, इस तरह कुछ ना। अब दूसरे में जो है ना वाटर सिर्फ, ठीक है, क्योंकि कन्फाइनिंग हमने जो ट्रायंगुलर एपरेटस है उसमें सिर्फ हमने पोर्स के साथ वो लिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरा जो है इसमें हम एज्यूम के ऊपर से डेविएटर स्ट्रेस लग रहा है, कोई भी स्ट्रक्चर है उसके ऊपर सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर कोई लोड लग रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, तो वो होता है डेल्टा सिग्मा, जो कि है डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। तो जब हम डेविएटर स्ट्रेस डालेंगे तो उसमें अगर आप नोट करें इसमें दो स्ट्रेसेस आ जाते हैं ऊपर से, जो है ना वो दो आते हैं कि कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस और डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। जैसे हम पहले उसमें देखते हैं ये जो है ये, ठीक है। इसमें अगर आप नोट करें ये जो मैं यहाँ पे डैश लगा लेता हूँ, ये जो डैश है इसमें अगर आप नोट करें कि इसमें ये जो पहले कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस लग रही हैं उसके साथ ऊपर पे डेविएटर स्ट्रेस भी लग रहा है, और ये जो साइड पे है वो सिर्फ कन्फाइनिंग स्ट्रेस लग रही है। अगर आपको याद है कि हमने मोहर सर्कल ड्रॉ किया था, उसमें हमने ये शो किया था कि ये जो दोनों कंबाइन होते हैं कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस विच इज़ सिग्मा थ्री प्लस द डेविएटर स्ट्रेस, वो सिग्मा वन बनाता है। तो इसमें ये जो यही लिखा हुआ है कि पोर वाटर प्रेशर तो ज़ीरो है, तो ये जो है ये थर्ड में जो लिखा हुआ है जिसमें मैं यहाँ पे डैश डाल रहा हूँ ये, तो ये जो है ना ये बेसिकली ये चीज़ लिखी हुई है कि जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है, वर्टिकल का, वो इज इक्वल्स टू सिग्मा कन्फाइनिंग स्ट्रेस एक्टिंग वर्टिकली, ठीक है, और डेल्टा सिग्मा विच इज इक्वल्स टू डेविएटर जो कि ऊपर से नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू सिग्मा प्राइम वन, ठीक है, जो हमने बताया था कि वो सिग्मा वन को बनाता है, ठीक है, इफेक्टिव सिग्मा वन, ठीक है। दूसरा है कि सिग्मा प्राइम एच जो कि है अफेक्टिव स्ट्रेस हॉरिजॉन्टली इज इक्वल्स टू
सिग्मा कन्फाइनिंग स्ट्रेस या सिग्मा 3 जो एक्टिंग हो रही है हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। तो इसमें जो है कन्फाइनिंग स्ट्रेस क्योंकि सिग्मा 3 है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये फिर सिर्फ सिग्मा 3 यहाँ पे लग रही है, ये चीज़ है बस। फिर आगे मैं आपको अब तरीका बताता हूँ। इसमें जो है ना, ये जो कंसोलिडेशन फर्स्ट स्टेप में, अगर आप ये याद रखें कि फर्स्ट स्टेप में कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। सीडी टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो सीडी टेस्ट में ये एक सेकेंड को थोड़ा सा ऊपर कर दो मैं, हाँ, सीडी टेस्ट में अगर आप नोट करें कि फर्स्ट स्टेप में कंसोलिडेशन प्रोसेस चलती है, दूसरे में आप डेविएटेड स्ट्रेस डालते हो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में अगर आप नोट करें कि 3 साइड से कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस लग रही हैं, और वो है क्या कहते हैं वो कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस जो है उसको सिग्मा 3 के से बोला जाता है। उसके बाद जो है ना सेकेंड में डिविएटेड स्ट्रेस लगता है, और अगर आप देखें कि डिविएटेड स्ट्रेस जो है उसके साथ ना जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस ऊपर से लग रही है वो भी ऐड हो जाता है, तो वो दोनों मिलके सिग्मा 1 बनाते हैं। और तो ये प्रोसेस है। और अगर आप नोट करें कि कंसोलिडेशन जो है वो प्रोसेस रिमूवल ऑफ वाटर वॉइड्स है, तो स्टेप 1 में जो है वो बेसिकली वाटर जो है ना उसको ड्रेनेज हमने अलाउ की हुई है, तो उसकी वजह से, क्योंकि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट है, तो उसकी वजह से वाटर सीप आउट हो रहा है। तो हमने वो क्या कहते हैं पैसेज दिया हुआ है कि वाटर पास हो जाए या ड्रेन हो जाए, तो उसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर इक्वल्स टू 0 होता है। इसमें जो है ना फिर ये जो फेलियर है वो भी आपको पता है कि उसमें ना बस ये ऑलमोस्ट जो है ना ये डिविएटेड स्ट्रेस जब एक्सीड हो जाए तो फिर उसके साथ फिर ये फेलियर हो जाता है, और ये सीन है ना स्टेप 3 में जो बताया गया है। और ये जो है ना फिर आगे हम जब जाएं तो ये एक शॉर्ट सी समरी टाइप है। ये जो सिग्मा 1 है वो इज़ इक्वल्स टू सिग्मा VC which is equals to vertical confining stresses और प्लस deviated stress which is डेल्टा सिग्मा, ठीक है। और जो है ना या इसको हम सिग्मा D के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना नीचे जो है वो लिखा हुआ है कि सिग्मा 3, तो सिग्मा 3 हमें पता है कि वो एक्चुअली कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस को कहते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वो वर्टिकल हो, ठीक है। क्योंकि कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस का जो है वो उसका मतलब बेसिकली सिग्मा 3 है, हमें जो उसको नाम दिया हुआ है। तो सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू, हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 3 जो कि कन्फाइनिंग स्ट्रेस एक्टिंग वर्टिकल प्लस डेल्टा सिग्मा विच इज़ इक्वल्स टू सिग्मा D, ठीक है। डिविएटेड स्ट्रेस जो कहते हैं वर्टिकल का, है ना। तो ये चीज़ है। अब हम जब नीचे आएंगे तो नीचे ना डिविएटेड स्ट्रेस ये वही चीज़ लिखी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करें कि जो डिविएटेड स्ट्रेस प्लस सिग्मा 3 जो है वो इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 1 है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्मा D प्लस सिग्मा 3 इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 1, ठीक है। तो जब हम डेविएटर फाइंड करेंगे खाली, तो डेविएटर इज़ इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस सिग्मा 3, तो ये इस तरह आया हुआ है। तो अब हम जब नीचे आएंगे तो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट तो हो गया है। अब इसके जो ग्राफ हैं वो कैसे हैं, तो अगर आप ये नोट करें कि इसमें जो है ना कंप्रेशन हो रही है, तो कंप्रेशन हो रही है विद टाइम, तो इसकी वजह से ये सैंपल है। अगर आप नोट करें कि इसमें जो है ना पोर वाटर प्रेशर निकल रहा है, ड्रेनेज हो रही है, अगर ड्रेनेज हो रही है तो वाटर स्पेसेस निकल रहे हैं, उसकी वजह से फिर कंप्रेशन हो रही है विद टाइम। और ये स्लो है तो इसलिए ग्राफ ऐसा है। अगर आपको याद हो पहले जो हमने पढ़ा था कि वो लोअर उसमें ना कि अगर ये वो हो क्या कहते हैं फास्ट हो, तो फिर उसको ना ऐसे ऐसे होता है, लेकिन ये ग्रेजुअल है तो उसकी वजह से ग्राफ ऐसे शेप है उस कर्व।
ये थोड़ा सा गन मच गया है, तो ये इस तरह ना इसको बेसिकली ये जो 3 लाइंस है उसको आप इग्नोर करें। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है बेसिकली, ये जो ये नीचे ये जो राइट साइड वाला ग्राफ है, ये बेसिकली ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये एक फास्ट को शो करता है, ये ग्रेजुअल है। ये जो ये वाला ये जो ग्राफ इस स्लाइड में ये बना है। तो फिर क्या है, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। अच्छा, इसमें जो है ना, इसमें ये वही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि ये सॉरी लूज़ क्ले का तो हमने ऊपर बता दिया था आपको, ये वाला ना, ये जो है। लेकिन अगर इन केस डेंस और लूज़ के कंपैरिजन किया जाए तो ये वही वाला ग्राफ है जिसमें हमने बताया था आपको कि क्या क्या करना है। और इसमें कुछ करेक्शन, वही वाली करेक्शन ये इधर भी होगी कि ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके साथ ये जो रेड लाइन जा रही है, तो ये इस तरह होगी, ये ओरिजिन से पास होगी, फिर इस तरह जाके फिर इस तरह होगी। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी करेक्शन है, मतलब कि इसका जो पीक है वो उसके डायरेक्टली नीचे होगी, ये डेंस वाली। उसके बाद उसकी डायलेशन प्रोसेस होगी, और डायलेशन प्रोसेस की वजह से एक्सपेंशन होगी। ये जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट में आपको मैं समरी दे दूं थोड़ी सी, कि जो लोड लगेगा डेंस सॉइल पे, तो पहले वो कंप्रेस होगी, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है उसमें थोड़े से वॉइड्स होंगे डेंस में भी। तो फिर जब वो कंप्रेस होंगे थोड़े से, फिर वो क्रशिंग की फिनोमेना और डायलेशन की प्रोसेस की वजह से ये ग्राफ, फिर ये जो रेड आप नीचे देख रहे हो कि फिर वो फिर से ऊपर जाएगी और एक्सपेंड होगी। तो ये जो ग्राफ बेसिकली ये बता रही है हमें कि पहले कंप्रेशन होगी, फिर कंप्रेशन के बाद डायलेशन प्रोसेस की वजह से, क्रशिंग की वजह से वो डेंस पार्टिकल्स आपस में दूर हो जाएंगे, तो फिर एक्सपेंशन होगी। और यही लूज़ की, तो लूज़ का सिंपल है, उसका नीचे ही होगा। और ऊपर वाली ग्राफ अगर चेक करें उसको भी, अगर थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि ये है अल्टीमेट, ये है सॉरी पीक, यहाँ पे आती है अल्टीमेट के बाद वो स्ट्रेस लेना ज़्यादा नहीं वो करता, स्ट्रेस नहीं ले सकता, तो फिर वो अल्टीमेट हो जाती है। यहाँ पे जहाँ पे वो स्ट्रेस कांस्टेंट की तरफ मूव करेगी, वहाँ पे हमारी अल्टीमेट है। ये हमारी आती है पीक, और इधर भी पीक होगी। ये पीक है जहाँ पे वो पीक स्ट्रेस लेके और मैक्सिमम स्ट्रेस मैक्सिमम नहीं, क्या कहते हैं, स्ट्रेन देगा ना, मैक्सिमम जो स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर सकता है वो है मैक्सिमम, वो है पीक पॉइंट। इसमें अगर आप नोट करें ना कि जो इसमें ये वो है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें जो मोर सर्कल है ये आप नोट करें कि इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल ना, तो एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल ये सिग्मा 3a ले लें आप, ठीक है। तो सिग्मा 3a जो है वो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 ले लो, और आप जो सिग्मा d है जो कि बेसिकली वो जो डिविएटेड स्ट्रेस है वो ऐड होगा सिग्मा 3 के साथ, कन्फाइनिंग स्ट्रेस के साथ, टू गिव सिग्मा 1, ठीक है। जो कि तो ये आप याद रखो कि जो सिग्मा डी होता है, जो डिविएटेड स्ट्रेस होता है, वो अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये बेसिकली डायमीटर होता है सर्कल का। तो अगर आप नोट करें कि अगर सिग्मा 3 को अगर आप डी ऐड कर लो, सिग्मा 3a प्लस सिग्मा डी इज इक्वल्स टू 30, जो कि है सिग्मा 1, ठीक है। इसी तरीके से फिर सेकंड केस में क्या होगा कि हम जो है ना वो ऐसा करेंगे कि ये जो सिग्मा 3 लिखा है वो एक्चुअली सिग्मा 3 भी है, ठीक है। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो ये मैं इधर लिख लेता हूँ। तो सिग्मा 3 जो सिग्मा 3 यहाँ पे है वो सिग्मा 3 भी है, ठीक है। तो सिग्मा 3 भी बल्कि लिखा हुआ है इसमें, सिग्मा 3 भी इज़ इक्वल्स टू, अब क्या है, सिग्मा 3 भी 20 है, क्योंकि जो है ना जो अगर फॉर एग्जांपल सिग्मा 20 है, तो जो वो होगा, क्या कहते हैं उसको, अपना जो है ये सिग्मा डी, वो अगर 30 है तो सिग्मा 1 कितना होगा, 20 प्लस 30 विच इज़ 50, ऐसा चलेगा। और ये जो है ना, ये हम ऊपर वाले ग्राफ में भी देख सकते हैं, ये जो जिसमें ग्रीन, रेड और इसमें मैं डैश लगा लेता हूँ। इस वाले ग्राफ में अगर आप नोट करें कि इसमें ना हमें 3 किस्म के मतलब ग्राफ्स के बना है ना, तो इसमें बेसिकली हम डिविएटेड स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो डिविएटेड स्ट्रेस अब जब हम इंक्रीज़ करते हैं
तो वो क्या होगा कि उसमें अगर आप नोट करें कि जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस है वो एक है, दूसरा है, तीसरा है। ठीक है, तो कन्फाइनिंग स्ट्रेस जो पहला है वो हमने लिया हुआ है 10। ठीक है, जो दूसरा कन्फाइनिंग स्ट्रेस है 3B, उसमें हमने लिया हुआ है 20। तीसरा कन्फाइनिंग स्ट्रेस में हमने लिया हुआ है जो है वो ज़्यादा, इसीलिए ये तो हम वैसे एग्जांपल दे रहे हैं ना, मैंने एज्यूम किया कि 10-20 हो सकता है कुछ और हो, लेकिन इंक्रीज़ हो रहा है और आप पीक देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें फिर आप नोट करें कि जो ये इसमें अगर आप नोट करें कि जो पहला है उसमें अगर आप देखें कि पहला जो नीचे वाला सर्कल है तो वो उसमें जो सिग्मा 3 है वो पीछे है और सिग्मा 3 भी आगे है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में कोई फ़र्क है। उसके बाद अगर आप इनका डायमीटर चेक करें तो उसमें भी फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि जो डेविएटर स्ट्रेस है दोनों का, तो उसमें भी फ़र्क है, और जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा उसका डेविएटर स्ट्रेस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो सर्कल बड़ा बना हुआ है। तो उसकी वजह से फिर हमने जो एग्जांपल में एज्यूम किया है वो डेविएटर स्ट्रेस सेकंड का 30 एज्यूम किया है और सेकंड का 20 एज्यूम किया है, नहीं सॉरी फर्स्ट का 20, सेकंड का 30। और ज़ाहिरी बात है अगर हम सिग्मा 3C का चेक करें तो उसमें फिर उसका जो सर्कल है उससे भी बड़ा है, तो उसका डेविएटर 50 से भी ज़्यादा हम एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि वो एग्जांपल वैसे दे रहा हूँ। तो ये सीन है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो जब हम डेविएटर स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं तो सिग्मा 3 जो है वो क्यों इंक्रीज़ होती है। उसका जो एक एग्जांपल है वो हम ये दे सकते हैं कि ये फॉर एग्जांपल ये दो प्लैंक्स हैं, ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ऊपर और नीचे, इसके बीच में एक क्रैक आया हुआ है, ये जो मैंने डैश से डिनोट किया है, उसको अगर हम ग्रीस से फिल कर लें और अगर हम ये दोनों प्लैंक्स को शेयर करना चाहें, ठीक है, तो वो सारा इस पर डिपेंड करेगा कि डेविएटर स्ट्रेस कितना है। ठीक है, जितना ज़्यादा डेविएटर स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा ये प्लैंक्स को आपस में शेयर करने का जो वो है उतना मुश्किल होगा। ये इसकी एग्जांपल ये भी हम दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक फ़नी सा वो है कि अगर हम फॉर एग्जांपल आपकी जो कोई बंदा है जिसको छत पे जाने का बहुत शौक़ है, उसकी कोई ज़रूरी मीटिंग या कोई ज़रूरी काम है छत पे, तो अगर उसको जाना है छत पे और उसके पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो, लेट्स सपोज ये जो पेरेंट्स हैं वो हम सिग्मा 3 के तौर पे, कन्फाइनिंग स्ट्रेस के तौर पे, ये शीयरिंग स्ट्रेस के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर वो स्ट्रिक्ट हो तो आपकी जो अर्ज होगी, आपकी मुश्किलात होंगे वो और भी बढ़ेंगे, और आप फॉर एग्जांपल आपकी जो ये मुश्किलात है वो डेल्टा वो सिग्मा डी है, तो सिग्मा डी जो है वो उतना ही आपको मुश्किलात होगी, उतना आप मुश्किल से आप छत पे जा पाओगे। तो यही एग्जांपल यहाँ पे आती है कि जितनी जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस ज़्यादा होगी उतना हमें ज़्यादा डेल्टा डी चाहिए होगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हम सिग्मा 3 करेंगे उतना हम सिग्मा डी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, क्योंकि उसकी वो उतना ही मुश्किल होगा उसको शेयर करने का, उतना ही मुश्किल होगा ऊपर से शेयर करने का, उतना सिग्मा 3 पर इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ये आपस में लिंक्ड है। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एज द कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस increases so the as the deviator stress increases the confining stress to share that sample also increases, या फिर as the confining stresses increases the deviator stress to share the sample also increases। अच्छा, इसमें जो हमें बताया गया है कि since u is equals to 0 in CD test consolidated rain test, therefore sigma is equals to sigma प्राइम। इसका मतलब ये है कि जो टोटल स्ट्रेस है इट इज़ इक्वल्स टू अफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, देयरफॉर सी इज़ इक्वल्स टू सी प्राइम एंड फी इज़ इक्वल्स टू फी प्राइम। फिर लिखा है कि सी नीचे डी एंड फी नीचे डी आर यूज्ड टू डिनोट देम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्योंकि पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल्स टू 0 होता है कंसोलिडेटेड रेन टेस्ट में, जो कि ट्राई एक्सियल टेस्ट का एक टेस्ट है, जिसके 4 मेन टेस्ट होते हैं जो हमने पढ़े थे, सी डी यू डी, वो जो भी था, अनरेन्ड
जो भी था, ठीक है। इसमें अगर आप नोट करें कि ड्रेन टेस्ट जो है ना वो बेसिकली वो होता है कि जब आप पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज़ करते हो और इक्वल्स टू कम करते हो, ऑलमोस्ट लाइक ज़ीरो करते हो, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जितना आप ड्रेनेज आप अलाउ करोगे तो ज़ाहिरी बात है फिर क्या होगा कि फिर जो ड्रेनेज की वजह से पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, फिर इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर वो कह रहा है कि टोटल स्ट्रेस जो है, जो shear स्ट्रेस है, दैट वुड बी इक्वल टू द इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। क्योंकि पोर वाटर प्रेशर पे है नहीं तो फार्मूला तो आपको याद है कि टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पोर वाटर प्रेशर प्लस इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या रह गया, ये रह गया टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, देयरफॉर C इज इक्वल्स टू C इफेक्टिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोहेजन इज इक्वल्स टू इफेक्टिव कोहेजन, और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू इफेक्टिव एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और ये क्या लिखा है, ये इसका मतलब ये है कि कोहेजन ड्रेन्ड में और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ड्रेन्ड में। अब इसमें ये बात की गई है कि कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में बल्कि ये नहीं, हाँ, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट फेलियर एनवेलप्स, ठीक है, फॉर सैंड एंड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले CD इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें जो कोहेजन की वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होती है, क्योंकि वो उसमें जो उसकी कंसोलिडेशन हुई नहीं होती। ओवर कंसोलिडेटेड में अगर आपको याद हो उसमें कोहेजन की वैल्यू होती है, क्यों होती है, क्योंकि वो इंट्रैक्शन की जो इंट्रैक्शन जो होती है पार्टिकल्स की आपस में वो होती है, ठीक है। उसकी वजह से C की जो वैल्यू होती है, कोहेजन की वैल्यू होती है, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में क्लोज होते हैं। उसकी वजह से जो इंट्रैक्शन है स्टिकी टाइप वो होता है, वो इंट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से उनकी आपस में बॉन्डिंग होती है। लेकिन इधर तो बीच में पानी आता है, क्योंकि कंसोलिडेशन हो नहीं चुकी होती, उसकी वजह से जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेस है उसमें कोहेजन की वैल्यू इज इक्वल्स टू ज़ीरो होती है, क्योंकि बीच में पानी होता है। तो पानी की वजह से कोहेजन की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो स्टिकी आपस में बॉन्डिंग उनकी होती नहीं है। तो उसकी वजह से इनकी जो ग्राफ होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, क्योंकि कोहेजन या पॉइंट इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। तो वो ओरिजिन से पास होकर सीधा जाती है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन भी है इसके अंदर, ठीक है। ये जो है ना ये अच्छा, इस स्लाइड में ना अगर आप नोट करें कि इस स्लाइड में ओवर कंसोलिडेटेड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड जो ग्राफ्स हैं वो है। अगर आप रेड चेक करें, रेड जो है वो ओवर कंसोलिडेटेड का ग्राफ है, जिसमें ये शो कर रहा है कि जिसमें कोहेजन की वैल्यू है तो इसके जिस ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, ठीक है। पॉइंट इंटरसेप्ट इसका ज़ीरो नहीं है, इसमें पॉइंट इंटरसेप्ट कोहेजन के बराबर है। और इसमें वो जो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्लेस है उसमें जो कोहेजन की वैल्यू है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो इसके ओरिजिन से पास हो रहा है और उसको पॉइंट इंटरसेप्ट नहीं है। इसमें जो बात की गई है वो ये बात की गई है कि सम प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशंस ऑफ 3D एनालिसिस फॉर क्लेज embankment constructed very slowly in layers over a soft clay deposit, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सॉफ्ट क्ले होती है वो बेसिकली फाइन पार्टिकल्स होते हैं। तो उसमें अगर हमने स्टार्ट में एग्जांपल्स अगर आपको याद है तो जो हम पिस्टन ऊपर से मूव करते हैं और फाइन क्ले होती है तो उसमें हम स्लोली जो है ना प्रेशर पोर वाटर प्रेशर निकालते हैं, स्लोली वाटर ड्रेन आउट करते हैं, सीप आउट करते हैं, ताकि पोर वाटर प्रेशर स्लोली कम हो विद अ स्लो प्रोसेस, ना विद द स्लो पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये बात आप याद रखिए कि अगर हम डायरेक्टली करेंगे तो ये फाइन पार्टिकल्स हैं क्ले के, तो क्ले है ही फाइन पार्टिकल्स, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो एनालिसिस होगा वो सही नहीं होगा, क्योंकि ये हम कर रहे हैं कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। तो इस तरह फिर कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट नहीं होगा, और ये इसको हम कहेंगे फिर कि कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, ये अनड्रेन टेस्ट में आ जाए, क्योंकि वो ड्रेन होगा ही नहीं पानी। तो उसकी वजह से हम ये स्लोली करते हैं, ना कि इमीडिएट या फास्टली करें या जो इमीडिएट करें, क्योंकि इमीडिएटली करेंगे तो फिर वो ड्रेन होगा ही नहीं और पानी ना। उसकी वजह से हम ये स्लोली करते हैं ताकि वो प्रोसेस ड्रेन में आए। इसमें जो हमें बताया गया वो ये गया कि एक्सवेशन और नेचुरल स्लोप इन क्ले,
ठीक है। इसका ये है कि नोट CD टेस्ट स्टिमुलेट्स द लॉन्ग टर्म कंडीशन इन द फील्ड, द सी cohesion drained and angle of friction drained should be used to evaluate the long term behavior of soil। इसका मतलब ये है कि जो CD एनालिसिस वो बेसिकली लॉन्ग टर्म कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें जो पोर वाटर प्रेशर है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, क्योंकि हम जो ड्रेनेज हमने लगाई होती है, पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा होता है। अगर पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाए तो फिर तो ये CD टेस्ट ही नहीं हो गया ना, क्योंकि वो जो हम बेसिकली ड्रेनेज हमने लगाई होती है बड़ी स्लो जा रही होती है, और वो बड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वो लॉन्ग टर्म कंडीशन के लिए हम CD टेस्ट स्टिमुलेट करते हैं। तो यही लिखा हुआ है कि जो कोहेजन की वैल्यू है वो भी ड्रेन्ड है और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो भी ड्रेन्ड है, क्योंकि वो जो है हम बेसिकली हम ड्रेनेज का जो है ड्रेनेज की हमने पैसेज भी दी हुई है और हमने जो है ना स्लो एंड ग्रेजुअल उसको लगाया हुआ है पानी के सीप आउट को। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट CO टेस्ट। उसमें अगर आप नोट करें कि पहला जो स्टेप है वो सेम है, इसमें हमने ड्रेनेज दी हुई है तो पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा, क्योंकि पोर वाटर प्रेशर निकल रहा है, डेवलप ही नहीं हो रहा, वो वाटर जो है वो पास आउट हो रहा है, वो सीप आउट हो रहा है। कि जो है ना ये कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट है, इसमें CU टेस्ट है। इसमें अगर आप नोट करें कि जो पहला स्टेप है वो वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, कि जो हमने CD टेस्ट में पढ़ा था, कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट में पढ़ा था कि उसमें ड्रेनेज हमने दी हुई है, तो ड्रेनेज जब दी हुई है तो उसकी वजह से कंसोलिडेशन हो रही है और उसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा, तो वो ज़ीरो है। तो उसकी वजह से जो फोर्सेस हैं वो पहले में अगर आप नोट करें कि कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस लग रहे हैं वाटर के, जो कि ट्राइक्सिलर की वजह से अपरेटस की वजह से लग रहे हैं, तो वो उसमें पोर वाटर प्रेशर जो है अंदर जो है बाहर से तो आ रहा है, लेकिन अंदर से कन्फाइनिंग स्ट्रेसेस बाहर से वाटर लगा रहा है, लेकिन अंदर से जो सॉइल सैंपल है उसमें पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा, तो वो ज़ीरो है। तो उसमें जो अफेक्टिव स्ट्रेस है वो टोटल स्ट्रेस के इक्वल है। ठीक है, जैसे हमने लिखा हुआ है कि सिग्मा प्राइम इज इक्वल्स टू सिग्मा VC। ठीक है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें अगर आप नोट करें कि ये जो सिग्मा प्राइम VC है दैट इज़ इक्वल्स टू सिग्मा VC, जो कि टोटल वर्टिकल जो कि वर्टिकल कन्फाइनिंग स्ट्रेस है। अच्छा, अब ये दूसरा जो है उसमें हमने ड्रेनेज जो है ना वो स्टॉप की हुई है। जब हमने ड्रेनेज स्टॉप की है, जब हमने वाटर को सीप होने से स्टॉप किया हुआ है, जब हमने क्लोज़ किया हुआ है वो, उसकी वजह से पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा और उसकी वजह से जो फ़र्क आएगा वो ये होगा कि जो अफेक्टिव स्ट्रेस होगा वो इक्वल होगा टोटल स्ट्रेस, ठीक है, प्लस पोर वाटर प्रेशर और प्लस डेविएटर स्ट्रेस जो है जो कि ऊपर से नॉर्मल फोर्स लग रहा है। इसमें अगर आप नोट करें कि जो अफेक्टिव स्ट्रेस है वो जो टोटल स्ट्रेस है वो तो मतलब जो कन्फाइनिंग स्ट्रेस है वो तो ऐड हो रहा है, मतलब सॉरी कन्फाइनिंग वर्टिकल स्ट्रेस वो ऐड हो रहा है, साथ में साथ में नॉर्मल जो डेविएटर स्ट्रेस है वो भी ऐड हो रहा है, लेकिन प्लस माइनस पोर वाटर प्रेशर है। उसका मतलब ये है कि जो पोर वाटर प्रेशर है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये अलग टॉपिक है जो कि मैं आपको कहीं से पढ़ाऊँगा। ठीक है, अच्छा ये जो है ना फिर ये चीज़ है, बस ये आपको याद करना है कि इसमें जो है ना इसमें टोटल स्ट्रेस नहीं है, इसमें अफेक्टिव स्ट्रेस है। ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर ली, यहाँ पे सिर्फ अफेक्टिव स्ट्रेस है। उसकी वजह ये है कि पोर वाटर प्रेशर आ गया है, तो उसके अंदर वजह से अफेक्टिव स्ट्रेस हम लेंगे। This conclusions form soil particles, which we call the soil grains. These soil grains, when depositing in a soil mass, arranges themselves in a way that some amount of the empty space is enclosed between them. We call this space as voids. These soil particles in a soil mass are pulled by the weight of everything in them, which includes weight of the soil particles
surface is zero because no load is present above this plane. No water is present above this plane, but capillary water is present here and it is in tension. So no water pressure is not zero at the surface. It is unit weight of water, gamma W, multiplied by height above which the capillary water has risen, that is H1, and it is negative as it is below atmospheric pressure. So effective stress at the surface of the soil is given as the total stress minus no water pressure. And we can write it as this. If capillary water is absent in the soil, then at the surface no water pressure will be zero, and so will be the effective stress. Now analyze the stresses below the ground surface in capillary saturation zone at this plane. The total stress on this plane is because of this saturated soil above gamma set multiplied by the height of the soil above this plane, say H1. No water pressure at this plane is negative because of capillary water present and is gamma W multiplied by the height of the capillary rise above this plane, say H1 W. You can also write this height as H1 minus H1 prime. So no water pressure can be written as this. We should know that water present above this plane does not cause to increase the no water pressure at this plane because this water is also capillary water and is in tension. It cannot compress the water below. So effective stress at this surface can be written as this. By solving, we can write it as this. And this quantity can be written as submerged unit weight of soil. Now let's analyze the stresses at the plane present at the water table. The total stress on this plane because of the saturated soil above gamma set H. No water pressure at this plane is zero because water on the water table remains at atmospheric pressure and water is neither in tension nor in pressure. So effective stress will be equal to the total stress. Now move a little more down the water table and analyze the stresses at this plane. Let's say it is H2 depth below water table. The total stress on this plane is because of saturated soil above the water table of height H1, gamma set H1 plus stress because of saturated soil below water table of height H, gamma set H. All water pressure at this plane is compressive. It is because of this water body, that is water below the water table. Water above water table has no effect under the water table. So no water pressure is positive, gamma WH. Hence, effective stress at this surface can be written as this. And we can write this quantity as submerged unit weight of soil. Now let us take another case. When capillary rise saturates the soil only up to some height above the water table and soil saturation does not reach up to the surface. Saturated part of the soil has unit weight gamma set and not saturated, perhaps wet, soil has bulk unit weight gamma. Let's begin the analysis with the soil surface again. The total stress at the surface is zero. No water pressure is also zero as no water is present above the surface and no capillary water close to the surface. So effective stress at the surface is also zero. Now let's analyze the stresses at this plane up to which the capillary water has saturated the soil. The total stress on this plane is because of the soil above this plane, bulk unit weight gamma, and height of the soil above this plane, say H1 prime. No water pressure at this plane is negative gamma W, and height of this plane
Now let's analyze the stresses on a plane at water table. The total stress on this plane is because of this soil, gamma H1 prime, plus stress because of this saturated soil, gamma set H1 double prime. Pore water pressure at this plane is zero, as water is at water table and at atmospheric pressure. So, effective stress is equal to total stress. Now move below the water table and analyze the stresses at this plane, which say at H2 length. The total stress on this plane is because of this soil, gamma H1 prime, plus because of this saturated soil above the water table, gamma set H1 double prime, plus because of this saturated soil below the water table, gamma set H. Pore water pressure at this plane is in compression and is because of water that is below water table, gamma double H. So, effective stress at this surface can be written as this. We can also write this quantity as submersion effect of soil. If you like elementary engineering videos, you may support it and share. Also, you can buy elementary engineers handmade diaries. Links are in the description. Read Effect of Capillary Water on Effective Stress on Elementary Engineering Radar. Link can be found in the description. Thank you. अच्छा, फिर इसमें जो ये लास्ट स्टेप 3 है उसमें बेसिकली हमने जो एफ ये जो सबस्क्रिप्ट में है इसका मतलब ये कि फेल, ठीक है। तो लाइक ऑलमोस्ट सेम है दोनों, बल्कि मैं ख्याल में दोनों 100% सेम है, सिर्फ एफ डाल रहा है वो क्योंकि वो फोर्स है जिसमें वो फेल हो रहा है सॉइल, तो बाकी सब सेम है। अब इसमें जो ये ग्राफ है इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये जो है ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि वॉल्यूम चेंजेस कैसे होता है, कंप्रेशन टोटली हो रही है। ये सॉइल बेसिकली लूज का बता रहा है हमें ना। नीचे हम जब जाते हैं तो हम नीचे इधर इसमें हम जब देखते हैं इसको तो ये जो है वॉल्यूम चेंज होता है सैंपल के बेसिकली कंप्रेशन हो रही होती है। अब ये जो है ना बेसिकली ये इसमें ऐसा है ना कि ये आपको ये बता रहा है कि पोर वाटर प्रेशर पॉजिटिव और नेगेटिव आपने वीडियो को देख ली थी। अभी आपको ये बता रहा है कि लूज सैंड और डेंस सैंड में उसका क्या फ़र्क होता है। इसमें बेसिकली ये चीज़ हो रही है कि आपको मैं भी ये बताता हूँ। इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट एक्सियल स्ट्रेन आपको पता है कि ये तो ऑलमोस्ट सेम ही है कि जब डिविएटेड स्ट्रेस लग रहा होता है तो जो लूज सैंड है वो मुसलसल स्ट्रेन उसका इंक्रीज़ हो रहा होता है अनटिल द फेलियर रीचेस, ठीक है, जो कि इसका ये वाला पॉइंट है जो कि हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है, तकरीबन ये वाला कांस्टेंट होने से पहले, ठीक है। और इसका जो है फिर ये जो पीक है ये रेड का डेंस सैंड का वो पीक या अल्टीमेट ये रिसीव करता है, उसके बाद वो एक्सपेंड होना शुरू कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ डायलेशन। तो इसमें अगर आप नोट करें कि पहले तो स्टार्ट में जो डेंस सैंड है उससे वाटर पास मतलब जो है ना वो जो पास हो रहा होता है तो उसकी जो पासिंग होती है सीप आउट होने की वो पहले जो है ना पहले इतनी नहीं होती वो, क्योंकि वो डेंस होता है तो उसको जैसे नहीं हो रही होती। फिर उसके बाद वो जब आपस में क्रशिंग हो जाती है उनकी तो एक्सपेंशन हो जाती है, जो हमने ऊपर ग्राफ में पढ़ा था। तो उस टाइम जब एक्सपेंशन होती है तो वो जो प्रोसेस है वो डायलेशन का प्रोसेस होता है क्रशिंग की वजह से, और जो एक्सपेंशन होती है वो होना शुरू हो जाती है। पहले कंप्रेशन होती है, फिर उसके बाद अल्टीमेट रीच करके वो जो है ना वो आपस में जब आपस में बहुत करीब हो जाते हैं क्रशिंग हो जाती है, वो आपस में इस तरह हो जाते हैं कि वो फिर वो एक एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है इनकी आपस में सॉइल पार्टिकल्स की। तो वाटर इनके बीच में सीप आउट हो सकते हैं, इससे आप इधर देख सकते हो, ये आप इधर देख सकते हो, ठीक है।
तो ये जो है ना, ये जब एक्सपेंशन शुरू होती है तो उस टाइम ना फिर नेगेटिव पोर जो वाटर प्रेशर है वो जो है ना वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। अगर आप ये देख लें, ये थोड़ा सा फिर उसमें वही मिस्टेक है कि अगर आप नीचे इसको डॉटेड लाइन को आप नीचे एक्सटेंड करो तो ये बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन है इस पे ना ये अल्टीमेट जो रिसीव होता है, तो जब अल्टीमेट रीच होता है तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली यहाँ से आके फिर इधर से नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों पीक इनके सेम होंगे रेड के, तो उसकी वजह से फिर जब एक्सपेंशन होगी तो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा और वो फिर नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो वाटर है वो सीप आउट होना शुरू हो जाएगा। और लूज सैंड में आप मतलब आप खुद ही देखिए वो ऑलरेडी लूज सैंड है, तो उसके अंदर ना जो वो है ऑलरेडी स्पेसेस हैं, तो वो पहले से ही वो सारा जो है ना उससे वाटर पास आउट हो सकता है, तो सीप आउट हो सकता है, तो वो सारा पॉजिटिव जो वो है उसमें जाएगा, क्योंकि जो है ना वो उससे जो है ना मतलब थोड़ा सा ये जो बेसिकली है इसमें अगर आप नोट करें कि ये पोर वाटर प्रेशर बेसिकली नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर वो नहीं बता रहा, ये सब ये बता रहा है कि पॉजिटिव के जो नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर है मतलब पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर कब इंक्रीज़ हो रहा है कब डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसमें अगर आप नोट करें कि पोर वाटर प्रेशर जो है वो मुसलसल इंक्रीज़ हो रहा है लूज सैंड में, वो इसलिए क्योंकि वो मुसलसल जो पोर वाटर प्रेशर है वो जो है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, वो मुसलसल जा रहा है, और जो नेगेटिव जो डेंस सैंड है उसमें पहले जो है ना पोर वाटर प्रेशर जो है ना वो पॉजिटिव होता है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है।